हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बहुत जल्द जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है उसका बहुत जल्दी से रिवीजन करवाएंगे। लेट्स अस स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी जो पहला चीज दी हुई है, कंसेप्ट दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। सपोज कर लो एक्स और वाई दो नंबर है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। सपोज आपसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन 1800 if their HCF is 30, find the LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दे रखा है 1800। ओके, अगर नंबर्स दिए हो तो प्रोडक्ट आप निकालेंगे इज इक्वल टू एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया है 30। एलसीएम आपको निकालना है 1800 अपॉन 30 तो 60। आपका एलसीएम जो आ जाएगा 60। तो पहला रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड टू नंबर्स, केवल दो नंबर की बात कर रहा हूं, बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर एलसीएम एचसीएफ इज दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ आपको पता करना है। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं ऐसे केस में। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई मत करने लग जाना, क्योंकि पावर के बड़े बड़े दिए। एलसीएम जब आप निकालोगे तो पहले देखिए टू दोनों में दिया है पावर ज्यादा, एलसीएम में बड़े पावर लेंगे। यहाँ 3 पावर 7 है, 3 पावर 9 है, 3 पावर 9। यहाँ 8 पावर 9 है, यहाँ नहीं है 8 पावर 9। यहाँ 7 पावर 2 है, यहाँ नहीं है 7 पावर 2। यहाँ a पावर 4 है, यहाँ a पावर 7 है, बड़ा क्या है a पावर 7। यहाँ b पावर 3 है, यहाँ नहीं है। एक में हो एक में ना हो तो एलसीएम में लेते हैं, और अगर दोनों में है तो बड़े वाले को लेते हैं। आई रिपीट, कोई एक टर्म एक नंबर में दिया है दूसरे में नहीं दिया है तो एलसीएम में जरूर लेते हैं, और अगर दोनों में दिया है तो बड़े वाले को लेते हैं। अब यहाँ पर सी का पावर 4 दिया, यहाँ नहीं दिया तो यहाँ सी पावर 4, तो एलसीएम की बात होगी। इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, सॉल्व मत करना, ऐसे आंसर दिया होगा। एचसीएफ की बारी आएगी तो दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, और छोटे वाले में, जैसे यहाँ 2 पावर 5 है, 2 पावर 3 है, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 पावर 3, 3 पावर 7, 3 पावर 9, 3 पावर 7। 8 इसमें है, 8 पावर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 7 पावर यहाँ है, इसमें नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे। दोनों में होना चाहिए ना, a पावर 4, a पावर 7, छोटा है a पावर 4, b इसमें है, इसमें नहीं है, c इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए एचसीएफ आपका ये हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके के नंबर में एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, किसी फ्रैक्शन, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि 3/4 एंड 9/16 का फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम पूछे तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। न्यूमरेटर का एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9, 4 और 16 का एचसीएफ में जो चीज पूछे वो आप न्यूमरेटर का निकालेंगे, और दूसरी चीज डिनोमिनेटर 4 और 16 का एचसीएफ जो है 4 आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ पूछ रहा है तो आप न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालिए। 3 और 9 का एचसीएफ क्या होगा 3, और 4 और 16 का एचसीएफ क्या होगा 16। तो मेरे कहने का मतलब है, जब फ्रैक्शन दिए हम, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए हों और आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि जो चीज पूछी जा रही है वो आप न्यूमरेटर के निकालेंगे और डिनोमिनेटर में उसका दूसरी चीज निकालेंगे। एक चीज मैं और आप जल्दी बता दूं, एक वर्ड आता है को प्राइम्स। को प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनमें 1 को छोड़कर कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता, जैसे 4 एंड 9। ना तो 4 प्राइम है ना तो 9 प्राइम है, बट 4 और 9 प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम, सॉरी 4 और 9 को प्राइम होते हैं। 8 और 10 को प्राइम नहीं होंगे, 9 एंड 12 को प्राइम नहीं होंगे, 15 एंड 20 को प्राइम नहीं होंगे। क्यों? जैसे मैं आपसे कहूंगी 13 एंड 26 भी को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इनमें 13 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3, 5 दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो को प्राइम जो है 4 एंड 9, एंड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर होता है those number which HCF is 1 is known as को प्राइम नंबर, उन्हें को प्राइम नंबर कहा जाता है। अगले केस में चल, किसी भी नंबर को देखकर बिना एक्चुअल डिवाइड के कैसे आप पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है 7/2 पावर 5 इंटू 7 इंटू 5 पावर 3, इस तरीके का दिया हुआ है, और आपको बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले तो आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए,
और सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो चीज नॉन टर्मिनेटिंग कही जाएगी। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे ये दिया होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहां पर कुछ कॉमन नहीं है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 आ रहेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। और केवल 5 आए, जैसे कहीं पर आ जाए 7/125, इसमें 5 इंटू 5 इंटू 5 आ रहा है। कुछ जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, देखिए 3/375। अब आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर, तो जल्दीबाजी में एक गलती मत करना। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया और फिर आपने ये किया कि प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर में तो भाई 3 आ रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने कहा कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है तो उसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि डिनोमिनेटर में केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो आप उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो पहले चैप्टर में मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं, कुछ और चीजें हैं जैसे कि कहीं पर लाइट्स लगी हुई हैं या किसी सर्कुलर ट्रैक का राउंड लगा रहे हैं कुछ लोग, और एक साथ वो कंप्लीट करते हैं राउंड को, मान लो 15 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद एंड 30 सेकंड्स के बाद। तो अगर वो 8 AM पर दौड़ना शुरू किए तो फिर से कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट अगेन। ऐसे केस में आप एलसीएम निकालेंगे, 15, 20, 30 का आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा 60। इतना मिनट है तो ये सेकंड, ये आपका 60 यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, तो 9 बजे मिलेंगे। अगर ये चीज आपकी सेकंड है तो ये 1 मिनट आएगा, 60 सेकंड में 1 मिनट यानी 8:01 पर इनकी मुलाकात होगी। तो वहां पर जो ऑप्शंस दिए होंगे कुछ इस तरीके से दिए होंगे, तो आपको समझना होगा। मेरे कहने का मतलब इस तरीके का जब केस आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि एक केन में 50 लीटर दूध है, दूसरे में 75 लीटर मिल्क है, इस तरीके से लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन मेजर, लार्जेस्ट कंटेनर का क्या होगा, तो ऐसे केस में लार्जेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट इस तरीके से पूछे तो ऐसे केस में आप एचसीएफ निकालेंगे। पहले चैप्टर में अगर सवाल पूछे जाएंगे तो इसी तरीके के पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप के, तो आपको इन बेसिक्स का नॉलेज होगा तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको बताता हूँ y = px की फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल दिया है और आपसे पूछा जा रहा है, ये ग्राफ दिया है, कोई ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बताइए कितने जीरोस होंगे, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। तो बस आप इस पे फोकस कीजिए, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है। पॉलिनोमियल यहाँ px x के फॉर्म में है, तो आप देखिए एक कर्व या लाइन जो भी है एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3, इसके 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होते हैं। तो जिसके 3 जीरो होंगे उसकी डिग्री क्या होगी? 3, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं क्यूबिक। थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं मैं आपको, जिसकी डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक कहा जाता है। ये डिग्री के बेस पर, डिग्री मीन्स लार्जेस्ट पावर। डिग्री से याद आया कि डिग्री से आपसे इस तरह के सवाल में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा पावर क्या है? x पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x पावर 8। यहाँ बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है। x पावर, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? x पावर 15 मल्टीप्लाई पावर x पावर 23, यानी इसकी डिग्री हो जाएगी 23। कुछ इजी भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से देखिए दिया है, तो यहां पर x है, x के पावर 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, सबसे बड़े वाले पावर के साथ हमें डिग्री करना है, बस x पावर क्या आएगा? 8, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी x 8 हो जाएगी। लेकिन कई जगह आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे ये दिया है कि इसकी डिग्री क्या होगी,
तो ऐसे केस में ऊपर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यूब है, नीचे ए माइनस बी है, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी उसकी डिग्री क्या होगी 2। तो डिग्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको आप कर सकते हैं। यहां मैं बता रहा था कि पी एक्स के फॉर्म में होगा तो एक्स एक्सिस, अगर यहीं पर एक्स इज इक्वल टू पी वाई है तो हम वाई एक्सिस को देखेंगे। किसको देखेंगे हम? वाई एक्सिस को देखेंगे। तो ये वाई एक्सिस केवल एक जगह टच कर रहा है, तो इसके पास केवल एक जीरो होगा। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर पी एक्स दिया है तो एक्स एक्सिस को देखेंगे और पी वाई दिया है तो वाई एक्सिस को देखेंगे। एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि एक्स इज इक्वल टू 2 किसके पैरेलल होगा। एक्स इज इक्वल टू 2 जो है किसके पैरेलल होगा, तो देखिए ऐसे को कैसे जब प्लॉट करते हैं x 2 2 2 और y की जगह आपकी मर्जी 1 2 3, तो कैसे होगा 2 1 2 2 2 3, यानी जब कोई इक्वेशन केवल x के फॉर्म में दिया है, केवल x के फॉर्म में दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? y एक्सिस के पैरेलल होता है। और केवल अगर y के फॉर्म में दिया है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? ये जो x एक्सिस होता है इसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? 0, 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जानकारी है आपको, फिर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लास 9 का भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, सेकंड का आपका माइनस प्लस एंड फोर्थ का प्लस माइनस होता है। बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जब आप 3, -5 इस तरह की चीज लिखते हैं तो ये चीज होती है आपकी एब्सिसा। क्या होती है? एब्सिसा, ABSCISS, और ये चीज आपकी होती है ऑर्डिनेट। अब आप कहोगे 9 में क्यों बता रहा हूं? इजी क्वेश्चन जब बनेगा तो इस तरह की चीजें भी पूछी जाएगी, तो आपको बिना प्लॉट किए कैसे पता कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब एक चीज और है कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर जो पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है, तो मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके पास उतने ही जीरो होते हैं, लेकिन चैप्टर 2 में ज्यादातर एम्फेसाइज किया गया है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करने जाएंगे तो इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर y स्क्वायर प्लस by प्लस c ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे ये a क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इस वाले टर्म को मैं बार बार बता रहा हूं। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अगर कोई कहे कि x माइनस 2 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। y प्लस 10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, केवल ऐसे भी लिखा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने आप में, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो मैंने बताया कि जिसकी डिग्री 2 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 2। तो ऐसे 2 जीरोस को हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरोस आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे, 2 रूट आएंगे, तीनों एक ही चीज होती हैं, तो उनको हमने नाम दे दिया अल्फा एंड बीटा। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। अल्फा प्लस बी होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए होता है, मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपसे कोई इक्वेशन दिया है, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, और आपसे पूछे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस 2 अपॉन 4, 2/4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, 5/4। और भी वीडियो इससे रिलेटेड मैंने आपको बनाया है, बताया है, इस चीज का आप ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखें।
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, जिसके जीरो भी 2 होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ सम ऑफ जीरो से हमारे कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, k/4 यानी c/a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/बीटा, कैंसिल आउट हो गया, k/4 इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आ गई 4। इन चीजों का ध्यान रखना कि जहां पर इस तरह की कंडीशन k पूछा जाए, p पूछा जाए, नॉन चीजें पूछी जाए और आपको दिया है कि रेसिप्रोकल है, कंडीशंस हैं, तो आप बता सकते हैं। कभी कभार हमेशा जरूरी नहीं कि आपसे अल्फा बीटा ही पूछा जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा जाता है। तो बस आप जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है उसका आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसी चीज को 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर कर देगा। एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर यही चीज लग जाएगी और यहाँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर। आपसे ये भी पूछ सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद रखना चाहिए बस आपको, अल्फा प्लस बीटा। मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। इरेशनल जीरोस भी होते हैं, अभी तो सारे में इरेशनल जीरोस की बात करता है। इरेशनल जीरोस की मतलब जो रूट में जीरोस होते हैं उसकी एक खास बात बता रहा हूं, उसे ध्यान रखें आप। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान लो एक जीरो है √3, तो दूसरा ऑटोमेटिकली माइनस रूट, इरेशनल की बात कर रहा हूं, √3 है तो माइनस √3, माइनस 4√2 है तो दूसरा वाला 4√2 होगा। एक है 4 प्लस √5 तो दूसरा 4 माइनस √5, एक है माइनस 4 प्लस √5 तो दूसरा हो जाएगा माइनस 4 माइनस √5। आप देखिए मैं क्या चेंज कर रहा हूं, केवल इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज कर रहा हूं, केवल इरेशनल वाले पार्ट का। अगर आपको -4 -5 दिया है तो आपका हो जाएगा दूसरा वाला -4 प्लस √5, ठीक है। तो इरेशनल के रिगार्डिंग है। अगर आपको अल्फा एंड बीटा दिए हुए हैं, ठीक है, और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है तो उसका शॉर्टकट में फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x ना भूलेगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर आपको अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इरेशनल जीरोस के केस में अगर आपको केवल एक जीरो दिया √3 तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे -√3 है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहीं पर देखें, √3 प्लस -√3 तो -√3 एक्स प्लस √3 इंटू -√3 एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 3, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और x स्क्वायर माइनस 3 को आप सॉल्व करके देखिए जरा, सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, यानी एक बार प्लस का √3 आ जाएगा और एक बार माइनस का √3 आ जाएगा। एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल इरेशनल। होता क्या है कि आप रूट को देखकर एकदम से डिक्लेयर कर देते हैं कि ये रेशनल या इरेशनल। जैसे सपोज कर लो ये चीज कोई दी हुई है, तो इसके पहले कि आप कुछ डिक्लेयर करें कि रेशनल इरेशनल है, रेशनल इरेशनल डिक्लेयर करने के पहले उसे आप देख लें, सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करके। अब जैसे कि ये चीज देख के कोई बोले कि रूट में दिया तो सर ये इरेशनल है, नो इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। ये माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 2 5, तो 5 तो रेशनल होता है, 5/1 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है रेशनल इरेशनल आइडेंटिफाई करने के पहले, बताने के पहले आप उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि रेशनल इरेशनल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, ax प्लस by प्लस c, इसको मैं a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पास या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, जिसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा उसकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और ये दोनों कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं,
कंसिस्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास सोल्यूशन, इसके पास यूनिक है और इसके पास इनफाइनाइटली। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नो सोल्यूशन, अच्छा इसमें लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन निकल जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग होता है, यहाँ एक के ऊपर से दूसरी। तीसरी कंडीशन जो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसको नो सोल्यूशन कहा जाता है। और इसमें लाइंस जो होती हैं पैरेलल होती हैं, लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। पहले तो आपको आपकी बुक में दिया है, अच्छी तरह समझ लीजिए कि तीनों की कंडीशन क्या होती है, यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के केस में ग्राफ कैसा बनता है, और कंसिस्टेंट में कौन कौन आते हैं और इनकंसिस्टेंट में कौन आता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, कोई एक इक्वेशन देखकर आपको पूछे कि आप एग्जांपल दीजिए जिसके पास यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी है या नो सोल्यूशन है, तो उसको कैसे निकालते हैं। आपको 4x - 5y - 9 इज इक्वल टू 0 दिया है, कहा है कि एक एग्जांपल बताइए या इनमें से बताइए कौन सा जो कि यूनिक सोल्यूशन बनाएंगे। 4 एग्जांपल दिए होंगे, तो उसमें आपको सिर्फ ये करना है, जैसे एग्जांपल देने को कहा जाए तो इसका ट्वाइस कर लीजिए, थ्राइस कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। जैसे 4 2 जा 8x, तो जब यूनिक होगा यहाँ -10 के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, ट्वाइस किया है 2 4 जा 8, -10 के अलावा कुछ भी लिख दो। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने -10 लिख दिया, अब वो कंपेरिजन करो, A1/A2 4/8 क्या आएगा 1/2, B1/B2 -5/10, देखिए माइनस का विशेष ख्याल रखिएगा, 1/2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ गया। और अभी मैंने बताया कि यूनिक सोल्यूशन में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो -10 के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, 19 लिख सकते हो, 19 लिख सकते हो, या यहाँ तक कि आप +10 भी लिख सकते हो, बस -10 मत लिखना, यूनिक का देना हो। और इनफाइनाइटली मैनी में आप ट्वाइस कर लो, थ्राइस कर लो, जैसे कोई बच्चा कहता है मैं तो सर थ्राइस करूंगा, तो 12x, इसका भी थ्राइस करो, 15x - 27। तो यहाँ पर आप कंपेरिजन करके देखिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब 1/3 आ रहे हैं। और नो सोल्यूशन केस होता यही थ्राइस करता, तो ये दोनों चीजें तो सेम होती, बट इसको आप -27 के अलावा कुछ और रख दीजिए, क्योंकि हम करना चाहते हैं क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये दोनों इक्वेशन जो है नो सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका दिया है। तो सिर्फ आपको यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन रटना नहीं है, उसकी कंडीशन रटनी नहीं है, आपको समझना भी है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, इक्वेशंस निकाले कैसे जाते हैं। अब मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन। k की वैल्यू पता कीजिए अगर इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, तो ध्यान से लीजिए यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। माइनस का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस आप नहीं लोगे तो प्लस लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी एमसीक्यू में आंसर दिए होते हैं अपॉन k। तो आपका 4k नॉट इक्वल टू -20, नॉट इक्वल टू नहीं छोड़ेंगे, k नॉट इक्वल टू -6, यानी -6 के अलावा कुछ भी हो सकता है k की वैल्यू। मैंने यूनिक सोल्यूशन का लिया, इनफाइनाइटली मैनी का होता तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 कर दे, तो यहीं पर k की वैल्यू आ जाती -6। नो सोल्यूशन होता तो भी ये कंडीशन रखते, यानी जो कंडीशन दी है उसके आपकी बुक में भी कभी कभार, मैं तो सिंगल वैल्यू बताया हूं, कभी कभार 2 वैल्यू भी निकालने के लिए आती है, ए और बी की। लेकिन जो आपको अगर जानकारी होगी अच्छी तरह की, यूनिक में क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइटली मैनी में क्या होती है, और नो सोल्यूशन में, जो यूनिक सोल्यूशन में कह रहा हूं उसी को आप कह सकते हैं कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, और जिसको मैं इनफाइनाइटली मैनी कह रहा हूं उसमें लाइन्स कोइंसिडेंट हैं, और जिसमें नो सोल्यूशन कह रहा हूं उसमें लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं। अब इसके आगे चलते हैं, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है, तो वहां पर तो कोई मेथड दिया नहीं होगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इक्वेशन को, तो जो ऑप्शंस दिए हैं उससे भी आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन में से आप जानते हैं, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू दी होगी उसको आप पुट करके इक्वेशन में देख लेना, दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है दैट इज द आंसर। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूं, एज से रिलेटेड जो होता है, और फ्रैक्शन, और जो फिक्स चार्ज होता है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आई होप बोर्ड में आना चाहिए आपका चैप्टर 3 से। तो यहाँ पर एक्स वाई जो वैल्यू निकालने का इशू होता है, जो एक्स और वाई की वैल्यू आप निकालते हो ना एलिमिनेशन से और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा लेंथी है, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो जो वैल्यू दी है उसको डायरेक्ट आप इक्वेशन में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये आपके लिए एक इजी ट्रिक है।
चैप्टर 6 में देखिए जो आपका सिमिलर ट्रायंगल्स है उसमें हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप खास थ्योरम भी कहते हैं। इस तरीके से आपको बताना चाहिएगा DE पैरेलल है BC के, तो इफ DE इज पैरेलल टू, पहले तो आपको समझना होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या। इफ DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर DE BC के पैरेलल दिया, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, अगर दिया हुआ है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC देन DE विल बी पैरेलल टू BC। ध्यान रखें जब लाइन पैरेलल दी हो और साइड्स आप प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, साइड्स प्रोपोर्शनल दी हैं और आप प्रूव कर रहे हैं कि लाइंस पैरेलल हैं तो दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वैसे पाइथागोरस थ्योरम में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे x माइनस 3 x प्लस 2, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, और 4, इस तरह से कोई चीज दी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इफ DE पैरेलल टू BC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर लेंगे और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए। कभी कभार वो आपको साइड भी दे देते हैं, जैसे साइड कैसे दे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दे दिया ये 1.5 है और आपका ये 4.5 है और ये आपका 2 है और ये आपका जो है 6 है, और पूछ रहे हैं क्या DE BC के पैरेलल है, ठीक है ना। AD अपॉन DB करेंगे तो 1.5 अपॉन 4.5 क्या आ गया आपका 15 अपॉन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, और AE अपॉन EC करेंगे तो 2 अपॉन 6, ये भी 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना, कभी कभार लोग पूरा AB दे देते हैं, जैसे AD दिया पूरा AB दे दिया, तो DB कैसे निकालेंगे, पूरे में से AD को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल कर आ जाएगा आपका। और देखिएगा एंगल प्रॉपर्टी से जो हम सिमिलर करते हैं ट्राइंगल्स को, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रिवाइज कर लेंगे। मैं पाइथागोरस थ्योरम के पास आ रहा था कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या दिया होता है, एंगल 90 डिग्री का दिया होता है और आप लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। 90 डिग्री का दिया होता है और करते क्या है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स। अब इसको आप इसका कन्वर्स क्या होता है, इफ स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और यहीं से निकल कर आता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6.5 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। तो उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, ओके। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 प्लस 64 289। अगर ऐसा आ जाए, 3 ट्रिपलेट जो दिए हुए हैं, अगर सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो 2 छोटे छोटे साइड हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6th चैप्टर का जो इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी उस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। देखिए, समझिए, बिना कोई प्रेशर लिए फार्मूले से रिलेटेड जो है चीजें वो आप रिवाइज कर लीजिए और बिना किसी प्रेशर के आप कंफर्टेबली एग्जाम में अपीयर हो दीजिए, आप अच्छा करके आएंगे, दैट्स इट। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी करके जाइए, फार्मूलों को अच्छी तरह समझ के जाइए, क्वेश्चन को वहां आप समझें, तरीके से करें। आई होप आप पेपर अच्छा करके आएंगे। थैंक यू।